एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस 7th बी पेपर इंटरनेशनल लॉ के स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 3 का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है राजनयिक प्रतिनिधि, डिप्लोमेटिक एजेंट्स। राजनयिक प्रतिनिधि या डिप्लोमेटिक एजेंट सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार होता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थापना और निर्वाह उसी के माध्यम से होता है। राजनयिक प्रतिनिधि अपने देश की सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश के हितों की रक्षा करना, नागरिकों की देखभाल करना और अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करना इनका प्रमुख कार्य होता है। इस तरह के राजनयिक प्रतिनिधि का प्रचलन प्राचीन काल से ही होता आया है। राज्यों के बीच कूटनीतिक संबंध अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक महत्वपूर्ण विषय है और प्राचीन काल से ही विभिन्न देश आपसी संबंधों के निर्वाह हेतु इनका प्रयोग में लाते रहे हैं। पारस्परिक व्यवहार को संचालित करने के लिए अपने दूत, व्यापारिक प्रतिनिधियों को दूसरे देशों में भेजना ये एक प्रचलन था। जैसे प्राचीन भारत में, मिस्र में और चीन में भी हम इस तरह के राजदूतों का वर्णन देख सकते हैं। जब शांति वार्ता, युद्ध के संबंधी विवादों को सुलझाना इत्यादि विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों हेतु दूत व्यवस्था का प्रचलन था। रामायण में, महाभारत में भी इस तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय में भी दूत व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त के समय में भी हम इस तरह के उल्लेख देख सकते हैं। रोमन साम्राज्य के समय भी राजदूतों का महत्वपूर्ण कार्य, उनकी भूमिका को देखा जा सकता है। मध्ययुगीन समय में भी राजदूतों का महत्वपूर्ण रोल रहा है। 14वीं शताब्दी में भी इटली के राज्यों का विकास होने पे दूतावासों ने औपचारिक स्थान ग्रहण किया और वहाँ भी हमें दूत व्यवस्था को देखने को मिलता है। फ्रांस में लुई 11वां जब शासक थे तो उन्होंने भी अपने राजदूत विभिन्न देशों में भेजे थे। इसी तरह इंग्लैंड और जर्मनी के राजाओं ने भी दूत व्यवस्था के सहारा लेते हुए दूसरे देशों से संधियां की। इस तरह से हम विभिन्न देशों में इस दूत व्यवस्था का वर्णन देख सकते हैं। 17वीं शताब्दी में भी विभिन्न देशों ने इसको अपना लिया और आज के विश्व में दूतावास और दूत व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण बन चुकी है। इसके द्वारा एक देश दूसरे देश के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करता है और साथ ही ये दो देशों के मध्य संबंध सुदृढ़ करने वाली महत्वपूर्ण प्रथा या कड़ी कहा जा सकता है। राजदूत व्यवस्था या डिप्लोमेटिक एजेंट्स को यदि हम परिभाषित करें या इसकी डेफिनेशन दें तो एक प्रमुख विचारक हैं हेनरी वॉटन। उन्होंने इसकी परिभाषा देते हुए लिखा है कि राजदूत ऐसा ईमानदार व्यक्ति होता है जो अपने देश के स्वार्थ के लिए विदेशों में असत्य बोलता है। यानी अगर अपने देश का स्वार्थ है तो राजदूत झूठ बोलकर भी वो पूर्ण करने का प्रयास करता है ताकि देश का अधिक से अधिक हिस्सा हो सके, देश का स्वार्थ जो है वो पूर्ण हो सके। इसी तरह से फैनविक एक महत्वपूर्ण विचारक हुए हैं जिन्होंने राजनयिक प्रतिनिधि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों को विकसित करना वाला बताया है। इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के बीच संबंध सुदृढ़ होते हैं और अच्छे संबंधों की शुरुआत विकसित की जा सकती है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका राजनयिक प्रतिनिधियों की होती है। इसी तरह से राजदूतों को अगर हम प्रारंभ में देखें तो इसका कार्य यही होता था, चाहे वो प्राचीन काल में, फिर उसके बाद मध्यकाल में भी, कि
देश के स्वार्थों को पूर्ण करना। जो भी देश का ध्येय है, उद्देश्य है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूर्ण हो सके और जो कूटनीतिक संबंधों के आधार पर देश का अधिक से अधिक हित हो सके। इसी तरह से राजदूतों को भेजने का अधिकार की अगर हम बात करें तो विश्व में हर देश को राजदूत भेजने का अधिकार प्राप्त है। राइट ऑफ लीगेशन, और हर राज्य को प्रभुत्वपूर्ण अधिकार है कि वे दूसरे देशों में या राज्यों में अपने राजदूतों को भेज सकते हैं। ये राजदूत राजनयिक अभिकर्ता के रूप में विदेश जाते हैं। अर्ध स्वतंत्र देश भी राजनयिक अभिकर्ता दूसरे स्वतंत्र राज्य में भेज सकता है। उपनिवेशिक जो राज्य हैं वो भी कुछ सीमा तक इस तरह के प्रतिनिधियों को भेज सकते हैं। इसके साथ ही जो युद्धरत मान्यता से किसी राज्य को राजदूत भेजने का अधिकार है वो नहीं मिल जाता है। किसी राज्य को वास्तविक मान्यता से भी दूसरे राज्य के साथ दूत संबंध स्थापित करने का अधिकार नहीं मिल जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक राज्य नहीं है किंतु अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसे दूत कर्म का अधिकार प्राप्त है। सभी सदस्य राज्य अपना स्थायी राजनयिक प्रतिनिधि यूएनओ में भेजते हैं। यूएनओ भी सदस्य राज्यों में अपने राजनयिक स्तर के प्रतिनिधियों की नियुक्ति कर सकता है और इन सदस्यों को वे सब उन्मुक्तियाँ और बाह्य प्रादेशिकता विशेषाधिकार मिलते हैं जो कि अन्य राजनयिक कर्मचारियों को प्राप्त होते हैं। तो यूएनओ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, एक राज्य नहीं है, फिर भी वहाँ भी राजदूत की जो परंपरा है, प्रथा है, वो प्रचलित है और ये चल रही है। इसी तरह से दूत व्यवस्था को अगर हम स्पष्ट करें तो इसके विभिन्न प्रकार हैं, विभिन्न वर्ग हैं और इनमें हम 4 तरह से इसको स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है राजदूत, पोपदूत और नंसियाँ। प्रारंभ में शाही सम्मान से युक्त राज्य द्वारा ही राजदूत भेजे जाते थे और वही स्वीकार होते थे। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अन्य छोटे राज्य भी राजदूत भेजने लगे। राजदूतों को अपने राज्य के अध्यक्ष का व्यक्तित्व प्रतिनिधि माना जाता है, इसलिए उसको बहुत अधिक सम्मान और अधिकार प्राप्त होते हैं और इसका अधिकार ये है कि वो राज्य के अध्यक्ष से सीधा मिल सकता है और वार्ता कर सकता है और इसको महामहिम के रूप में संबोधित किया जाता है। और धर्म के अधिष्ठाता पोप के द्वारा राजदूत भेजे जाते थे तो उसे पोपदूत कहा जाता था और नंसियाँ भी उसे कह के पुकारा जाता था। दूसरा जो इसका प्रकार है वह है पूर्ण अधिकार युक्त मंत्री या असाधारण दूत। इस तरह के दूत राज्य के अध्यक्ष का व्यक्तिगत प्रतिनिधि नहीं होता। इनको राजदूतों जैसा सम्मान विशेष रूप से नहीं मिलता। ये राज्य के अध्यक्ष से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल सकते और हर समय श्रोताओं की मांग नहीं कर सकते और सार्वजनिक रूप से इनका स्वागत नहीं होता और इनको महामहिम भी नहीं कहा जाता। ये अधिकार युक्त मंत्री के रूप में ही काम करते हैं। तीसरा है निवासी मंत्री और दूतों की ये श्रेणी को और भी कम गौरव और सम्मान प्राप्त है। इनको परम श्रेष्ठ का संबोधन नहीं मिलता और ये द्वितीय श्रेणी के इनमें और द्वितीय श्रेणी के दूतों में ये अंतर है कि उन्हें सौजन्यवश परम श्रेष्ठ से संबोधित किया जाता है। आजकल निवासी मंत्री नियुक्त करने की प्रथा कम देखने को मिलती है। चौथे कार्यदूत हैं। ये विशेष वर्ग की प्रमुख विशेषता ये है कि एक राज्य के विदेश मंत्रालय के द्वारा दूसरे राज्य के विदेश मंत्रालय को इसमें भेजा जाता है और 3 श्रेणियों के दूतों को एक राज्य के अध्यक्ष द्वारा दूसरे राज्य के अध्यक्ष के लिए भेजने के आधार पर ये काम करते हैं। कार्यदूत को अन्य दूतों की भांति विशेष सम्मान और गौरव नहीं मिलता। अपनी नियुक्ति के प्रत्यक्ष पत्र राज्य के अध्यक्ष को नहीं
बल्कि विदेश मंत्रियों को ये सौंपते हैं। भारत में इथोपिया, मैक्सिको, मंगोलिया जैसे देशों के कार्यदूत कार्य कर रहे हैं। ये 4 तरह के हम दूतों के प्रकार और वर्ग देख सकते हैं, जो कि अधिकांशतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित हैं। प्रोफेसर ओपेनहीम प्रमुख राजनीतिक विचारक हैं, जिन्होंने कि दूतों की व्यवस्था को 2 प्रकार से स्पष्ट किया है। पहला तो वो बताते हैं कि राजनीतिक संधि या वार्ता के द्वारा भेजे जाने वाले दूत, और दूसरा उन्होंने बताया है कि वे दूत जो समारोहपूर्ण कार्यों के लिए भेजे जाने वाले होते हैं। दोनों प्रकार के दूत एक जैसा स्तर रखते हैं। राजनयिक दूतों को भी उन्होंने 2 भागों में बांटा है, स्थायी अथवा अस्थायी रूप से किसी राज्य में समझौता वार्ता करने के लिए भेजे गए दूत। स्थायी राजनयिक वो राजदूत या अन्य पदों की हैसियत से विदेशों में एक निश्चित अवधि तक निवास करते हैं। निवास की अवधि संबंधी नियम विदेश मंत्रालय के द्वारा निर्धारित होते हैं। ये कर्मचारी विदेश सेवा से संबंधित होते हैं। अस्थायी राजनयिक वे कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्ति राज्याध्यक्ष के द्वारा विशेष कार्यों के लिए की जाती है, और ये राजनयिक सुविधाओं और विशेषाधिकारों का प्रयोग केवल उस समय करते हैं जबकि विदेशों में इनका मिशन पूरा नहीं होता। इसी तरह से दूसरे जो हैं वो ये हैं कि किसी कांग्रेस से सम्मेलन का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजे जाने वाले या कोई समारोह के कार्य के लिए भेजे जाने वाले दूत। राजनीतिक दूत यद्यपि जिस राज्य को भेजे जाते हैं उसमें बसते नहीं हैं, वे राजनयिक दूत होते हैं और इस पद के सभी विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार आज के लेक्चर में हमने देखा कि राजनयिक प्रतिनिधि क्या होते हैं, विभिन्न परिभाषाएं क्या हैं और इनके विभिन्न प्रकार और वर्ग क्या हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे राजनयिक प्रतिनिधियों के कार्य।